3, 2, 1, स्टार्ट। नमस्कार सभी को, हर हर महादेव और जय श्री राम। तो आज जो है फाइनली चौथे चरण का वोटिंग हो गया है और ये जो वोटिंग है ये अब हम कंपैरेटिवली देखेंगे पिछले चरणों से और जो 2019 के चुनाव हुए उनके मुकाबले में यहाँ पर किस तरह की जो है वो सिचुएशंस रही। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वीडियो को अपने चौथे चरण के फोर्थ फेज इलेक्शन वोटिंग, फोर्थ फेज ऑफ इलेक्शंस 2024 लोकसभा इलेक्शन है। 18th आप लोकसभा जो है वो उसका निर्माण होना है, सदन का निर्माण होना है, तो उसके लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं। इनको जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं, सामान्य चुनाव जिसको हम बोलते हैं। और ये हमारे भारत के लोकतंत्र का पर्व है जिसमें पूरा देश जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हम चौथे चरण की बात कर लेते हैं। पिछले 3 चरण हमने देखे जिनमें वोटिंग प्रतिशत जो है वो 70% से नीचे रहा है, 60 और 70 के बीच में रहा है। और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले में कम रहा है। बहुत ज्यादा गैप तो नहीं कहेंगे लेकिन यस कम रहा है। अब इसको आप एक चीज से और ध्यान रखिएगा कि इस बार वोटिंग करने वाले लोगों की यानी वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है। तो अगर आप उस परसेंटेज को कंपेयर करेंगे 2019 के डाटा से तो आप पाएंगे कि 2019 और 2024 का जो वोटिंग परसेंटेज है आउट ऑफ वोटर्स वो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन अगर हम आउट ऑफ 100% देखेंगे एक जनरल फिगर तो हाँ ये 2019 के मुकाबले में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो आज जो है ये फोर्थ फेज हो गई है और फोर्थ फेज की वोटिंग का जो प्रतिशत है जो लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे जो रहा था वो 63% के आसपास रहा। 63% जो है उसके आसपास रहा। हाँ, इसमें जब चुनाव हमारे जो चुनाव आयोग है जब इसका फाइनल डाटा रिलीज करेंगे, जारी करेंगे तो हो सकता है उसमें 1-2% का जो है अंतर आ जाए। पर वो अंतर किस तरफ जाएगा, कम ज्यादा, तो वो तो फाइनल तभी पता लगेगा जब वो आगे आएगा। पर अभी जो है वो हमें परसेंटेज मिल रहा है नियर अबाउट 63%, जिसमें कि सुबह सुबह जब वोटिंग शुरू हुई थी तो ये काफी तेज लग रहा था लेकिन दोपहर आते आते फिर वही थोड़ा सा स्लो हो गया और फिर परसेंटेज ज्यादा कुछ बढ़ नहीं पाया। तो पिछले 3 जो फेजेस हुए हैं ये भी उसी की तरह से उसी के आसपास ही परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। साइड में यहाँ टेबल है जो मैं हर बार लगा रही हूँ वोटिंग फेजेस की और किस स्टेट में कहाँ पर कितना जो है वो कितनी सीटें जो हैं कब कब जो है उसमें इलेक्शन वोटिंग हो रही है। तो इस बार फोर्थ फेज जो है 13 मई 2024 को फोर्थ फेज है और ये हो चुका है। तो यहाँ पर जो है टोटल 96 सीट्स जो हैं उसके लिए मतदान हुआ है। अब इसमें ऊपर नीचे 1-2 सीट हो जाती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर वाली जो सीट है उसका भी मतदान आज ही हुआ है 13 मई को। तो डेफिनेटली कुछ इसी तरह से अगर कोई पोस्टपोन हुई तो वो अगली बार हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सीटें टोटल अभी 96 सीट्स के लिए आज जो है मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है। इसमें टोटली जो है 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मिला के जो है वो वोटिंग होनी थी, जिसमें कि आप यहाँ टेबल यू कैन सी द टेबल, आप इसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको पोज करके भी देख सकते हैं। तो इसमें मेनली जो आपके पास है यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 सीटें सारी की सारी आज ही जो है उसकी वोटिंग हो रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बिहार की 5 सीटें हैं और उसके साथ में जो है आगे झारखंड की 4 सीटें हैं, फिर मध्य प्रदेश की 8 सीटें हैं और महाराष्ट्र की जो है इसमें
11 सीटें हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे ओडिशा की 4 सीटें हैं और तेलंगाना में जो है ये टोटली उसकी 17 की 17 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था उत्तर प्रदेश तो फॉर्चुनेटली हर एक फेज में है, तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के पास जो है वो 13 सीट्स है जिनके लिए वोटिंग हुई और काफी प्रोमिनेंट सीट्स हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल की 8 सीट्स हैं, वेस्ट बंगाल का भी यही है। वेस्ट बंगाल की जो है टोटल 42 सीट्स हैं जो हर फेज में 7, 8, 9 कोई भी नंबर जो है वो उसकी सीट्स जो है वो हर फेज के अंदर उसमें वोटिंग हो रही है। और वेस्ट बंगाल को देखा जाए तो वहां पर वेस्ट बंगाल को थोड़ा सेंसिटिव मानकर ही चलिए, क्योंकि वहां पर हिंसा जो है वो नॉर्मली देखने को मिल जाती है, राजनीतिक रूप से काफी डिस्टर्ब रहता है ये एरिया, तो इसीलिए आप देखेंगे तो यूपी के मुकाबले यहाँ पर कम सीटें हैं, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा करके हर फेज के अंदर जो है वो डील किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग जो है हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने सूझबूझ से हर स्टेट के अंदर सीट्स को डिवाइड करता है कि कब किसकी वोटिंग होनी चाहिए, तो ये पूरा मैनेजमेंट हमारे चुनाव आयोग का रहता है। तो ये बेहतर तरीके से वो जानते हैं कि कहाँ पर कब करवानी है, किस सीट की वोटिंग करवानी है। तो यहाँ पर जो है एक जम्मू एंड कश्मीर की जो है एक सीट जो है आज उसमें भी वोटिंग होनी है। तो इस तरीके से अगर आप टोटल देखेंगे तो 96 जो सीट्स हैं उनके ऊपर जो है आज वोटिंग हो चुकी है 4th फेज के अंदर। अब इस पूरे जो प्रकरण है हमारा 4th फेज का वोटिंग का, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोकसभा की 96 जो सीट्स हैं उनके अंदर अभी जैसे मैंने बताया यूनियन टेरिटरीज इनको मिला के जो है सारी की सारी जो है सीट्स के ऊपर यहाँ पे वोटिंग है, जिसकी परसेंटेज वाइज हम पूरा दिन का अगर निकालें तो 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक जो है वो अराउंड 40% इस पे जो है वो टर्न आउट रहा था। 40% लोगों ने इसमें जो है वोटिंग कर ली थी और टोटल जो है 5 बजे तक इसका जो है 62% जो है वोटिंग हो गई थी। तो अब आप सोचिए खैर जितने लोग अंदर मतदान के लिए आ जाते हैं उनकी मत जरूर पड़ती है। तो यहाँ पर जितने बजे भी क्लोज हुआ तो 5 बजे के बाद सिर्फ 1% का ही चेंज इसमें देखने को मिला था, उससे ज्यादा नहीं। और तकरीबन जिन भी सीटों पे वोटिंग हुई है उनका भी टर्नआउट जो है वो 70% से ज्यादा किसी भी सीट पर देखने को नहीं मिला था। इसके अलावा जो है यहाँ पर वोटिंग जो है सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी और इसमें टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो 1717 जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें 96 कॉन्स्टिट्यूएंसीज 96 निर्वाचन क्षेत्रों से जो है 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिला के जो है यहाँ खड़े थे, जिनके लिए कि यहाँ पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो है आज जो 4th फेज है इसके अलावा 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी सेम टाइम पर वोटिंग हो रही है। तो ये लोकसभा के साथ साथ ही 2 स्टेट के अंदर भी इलेक्शन हो रहे हैं, यानी सीएम के जो आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो लोकसभा इज फॉर पीएम प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर सीएम चीफ मिनिस्टर। तो ये 2 कौन से स्टेट है? एक स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है आंध्र प्रदेश बाद में जो है वो इसका डिजाइन किया गया था, तेलंगाना बना था लास्ट जो स्टेट बना था और हैदराबाद उधर चला गया था, तो ये बाद में इसको कैपिटल मिली थी, अमरावती कैपिटल है। तो ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये नया स्टेट बनने के बाद ये कुछ चेंजेस आए थे। आंध्र प्रदेश वाज द ओल्डर वन, तो आंध्र प्रदेश को नई कैपिटल मिली थी नेम्ड एज अमरावती। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो जनरली पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा जो स्टेट है वो है ओडिशा। ओडिशा के अंदर जो है यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो टोटल 175 सीटों पे स्टेट असेंबली के लिए वोटिंग होगी और ओडिशा में 28 जो है वो असेंबली सीट्स के लिए इसमें वोटिंग हो रही है।
तो व्हाट ए इंटरेस्टिंग पॉइंट कि एक साथ जो है, जो इन स्टेट्स के लोग हैं वो दो दो इलेक्शन के अंदर एक साथ एक्टिव है। तो यहाँ पर जो है छोटा सा इसमें एक पॉइंट यह आ जाता है कि जब हम बात करते हैं लोकसभा के इलेक्शंस की, तो हमारे नेशनल इश्यूज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट जो है वो पूरे देश के लिए एड्रेस करती है। इसके अलावा जो है वो नेशनल इश्यूज, डिफेंस, सिक्योरिटी, फॉरेन इकोनॉमी एंड ऑल दीज थिंग्स। जबकि जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, स्टेट असेंबली की बात करते हैं, तो वहां पर हमारे लोकल जो इश्यूज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो साठगांठ होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो नेशनल लेवल पे अलग होती है और स्टेट लेवल पे आपको अलग देखने को मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि सेंटर में जो आपका दो पार्टीज आपस में ज्वाइन कर रहे हैं वो स्टेट में भी करें, ये जरूरी नहीं होता है। पर अभी जो है ज्यादा चर्चा जो है हम तक जो है वो लोकसभा इलेक्शन की पहुंच रही है, और जिस स्टेट में इलेक्शन है तो वहां के लोग स्टेट असेंबली के लिए भी एक्टिव होंगे, सिर्फ वहां के। तो हमारे लिए तो अभी मेन फोकस जो है लोकसभा के ऊपर ज्यादा जा रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो वोटिंग है वो मेनली वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत फोकस्ड हैं। इन पे ज्यादा ध्यान जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं बड़े बड़े, उनकी सीटों पर जो है वोटिंग हो रही है। पिछली थर्ड फेज में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनकी सीट थी, गृह मंत्री जी की थी, मतलब आप देखेंगे तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी। इसी तरीके से फोर्थ फेज में भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे समाजवादी पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव जी, उनकी भी सीट है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की लीडर हैं जो काफी जो है न्यूज में छाई रही थी, पासवर्ड शेयरिंग वाला जो मामला हुआ था, महुआ मोइत्रा है। और कांग्रेस लीडर जो है अधीर रंजन चौधरी, जो ये वेस्ट बंगाल की जो है वो हेड है, मतलब मेन इनके जो स्पोक्स पर्सन है या जिनकी कंधों पे सारी जिम्मेदारी है, वो उनकी इसमें फोर्थ फेज में जो है वो सीटों पर जो है वोटिंग हो रही है। यानी कंटेस्टेंट्स हैं, ये कैंडिडेट्स हैं ये, तो इनके इलेक्शन का रिजल्ट जो है इससे जुड़ा हुआ है फोर्थ फेज से। अब इसके अलावा जो है पहली बार वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पॉइंट है कि पहली बार आर्टिकल 370 के हटने के बाद फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग हो रही है। और अब आप सोचिए कि वहां पर तो एक्साइटमेंट कितना होगा लोगों में कि आफ्टर सो लॉन्ग दे आर नाउ अगेन नॉर्मलाइजिंग द थिंग्स विद वोटिंग ऑल्सो। यानी देखिए जम्मू एंड कश्मीर भी अछूता नहीं है इस लोकतंत्र के पर्व से, जो चुनाव का जो पर्व है उससे अछूता नहीं है, और यही असली खूबी है। तो हमारे इंडिया में जो है ये सबसे बड़ी यूनिक बात है कि किसी के भी वोटिंग राइट्स को जो है वो कभी नहीं छीना गया है। हाँ, सिचुएशंस में डिले हो सकती हैं चीजें, लेकिन छीना कभी नहीं गया है। वी ऑल आर वेरी इक्वली ट्रीटेड, सबको एक समान अधिकार और उसको प्रैक्टिस करने के मौके भी मिलते हैं। तो ये चीज जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी देखी जा सकती है, और वहां पे प्रोग्रेस तो वाओ, 370 के हटने के बाद तो काया पलट हो चुका है वहां का। आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स, सो मेनी प्रोजेक्ट्स, बहुत ही अच्छा वहां पर हो रहा है। इसके अलावा अनदर वन पॉइंट हम बात कर लेते हैं, वो है कि टोटल जो वोटर हैं जो इस फेज में वोटिंग कर रहे हैं वो है 17.70 करोड़, 17.70 करोड़ वोटर्स हैं जो कि इसमें वोटिंग करेंगे। और इसमें फर्स्ट वोटर जो है वो काफी सारे हैं इस बार के इलेक्शंस में। इसके अलावा जो है इसमें इन टोटल 17.70 के अंदर 8.97 करोड़ जो है वो मेन है, और 8.73 करोड़ जो है वो फीमेल इलेक्टर्स हैं जो कि वोट डालेंगे और एलिजिबल हैं इसमें फोर्थ फेज में वोटिंग के। तो अपना वोटिंग राइट जरूर यूज करिए, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका राइट है, ड्यूटी सब आप मान के चलिए, सब कुछ है ये। यही आपको आपके देश के नेताओं को आंसरेबल बनाता है, और आप क्वेश्चन भी तभी कर सकते हैं जब आपने उनको वोट दिया हो
आप चाहे किसी भी नेता को देते हैं, लेकिन आप तभी आप अपने देश की सरकार में भागीदारी अपनी बता सकते हैं जब आप वोट कास्ट करते हैं। नहीं तो भाई दूसरे बना रहे हैं, दूसरे ही उसको क्रिटिसाइज करें तो अच्छा आपका क्या। तो वोटिंग जरूर करिए, वोटिंग इज कंपलसरी, मतलब आप माइंडसेट बनावे। देखो हमारी कंट्री में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अपने माइंडसेट को बनाइए कि ये कंपलसरी है भाई मेरे लिए, तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ स्टेट्स की तो मतलब ये मान के चलिए 4th फेज में आने के बाद कुछ स्टेट्स तो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं वोटिंग से। अब उनके अंदर वोटिंग की कोई सीट्स नहीं बची हैं, और कुछ स्टेट्स की तो एक साथ ही कर दी एक ही फेज में। तो ये भी एक वंडरफुल था कि चलिए मैनेज हो सकता है तो पूरा स्टेट एक बार ही ले लेते हैं, तो वो स्टेट्स बिल्कुल फ्री हो गए हैं। इसके अलावा जो है मैंने परसेंटेज आपको बताई 63% है जो कि ओवरऑल रही, और ये पिछले 2019 के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिफरेंस पे नहीं है, लेकिन कम है। 2019 में 2019 में जो है परसेंटेज ऑफ वोटिंग ज्यादा था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम पे वोटर कम था, इस टाइम वोटर ज्यादा है। तो अगर ज्यादा वोटर है और परसेंटेज इतनी है तो 2019 के बराबर ही मुझे लगता है वोटिंग का परसेंटेज आएगा। तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें जो है वेस्ट बंगाल में टोटल जो रिकॉर्ड किया गया परसेंटेज वाइज अगर हम देखें स्टेट में तो 75% वोटिंग है वहां पे। तो देखिए 70 से ऊपर चली गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 68 पॉइंट समथिंग वहां पे वोटिंग है। झारखंड में 63 पर है, और उत्तर प्रदेश में 57 या नियर अराउंड 60 के पास चले गए। बिहार में 55% है। तो आप देखेंगे तो इनका ओवरऑल जब एवरेज निकालेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वही 63 के आसपास में ही रहेगा, बहुत अलग नहीं जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज इस 4th फेज में क्या फोकस रहा। इसमें कई सारे मैटर जो हैं वो डिस्कशन में आए इन दिनों में। पिछले फेज 3 से 4 के बीच के दिन में सबसे पहला जो आया हमारे पास वो आया था दिल्ली की पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल जी को जो है वो 10th मई को उनको इंटरिम बेल मिल गई, और ये ग्राउंड्स पे कि वो जो है उनकी ओर से जो दलील दी गई थी कि वो इलेक्शन के अपना प्रचार कर सकें, है ना, उसको अपना रैलीज कर सकें, अपना एड्रेस कर सके, कन्विंस कर सके लोगों को। तो उसके लिए जो है वो पब्लिसिटी के लिए सब कुछ करने के लिए प्रचार करने के लिए उनको ये दिनों का ऑलमोस्ट लाइक 20 डेज का उनको टाइम दिया, और 2 जून को उनको सरेंडर करना है, वापस से उनको जेल में चले जाना है फॉर द फर्दर वर्किंग जो केस चल रहा है उसके लिए। तो उसके लिए उनको वापस जाना है, तो उनको 20 दिन की इंटरिम बेल दी गई है। ये कुछ ग्राउंड्स थे जब दी गई, ये बड़ा एक अनयूजुअल बेंचमार्क है, अनयूजुअल डिसीजन था, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि आपको इलेक्शन के लिए जो है वो परमिशन दी गई हो, बट ये हुआ है। तो ये पहली बार ऐसा फैसला देखने को मिला, एंड इसमें जो उनको दिया गया कुछ कंडीशंस पे ही उनको परमिशन दी गई है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पहले तो उनको अमाउंट पे करना पड़ा, एक बॉन्ड भरना पड़ा 50,000 रुपीज का, जो कि एक तरह की अमाउंट होती है जो कोर्ट मांग सकता है कि भाई आपको ये अमाउंट पे करना है और आपको बेल मिलेगी। फिर दूसरा जो है उनको क्या और रिस्ट्रिक्शन दिए गए, दूसरा वो केस के बारे में बाहर बात नहीं करेंगे, रैलीज में भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला है या केस का जो मैटर है कुछ भी है वो इफेक्ट होता है उससे, तो ये उनको ध्यान रखना है। इसके अलावा वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और चीज बोली कि एलजी की परमिशन के बिना ही कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज देखिए वो केस के अंदर है, उनको वो बरी नहीं किए गए हैं, वो अभी भी केस चल रहा है। तो ये 20 दिन के लिए उनको एक तरह से ना कह के भी एक परोल काइंड ऑफ मिल गई है। इसके अलावा दिल्ली सेक्रेटरीट का भी वो यूज नहीं करेंगे, यानी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी जो दफ्तर हैं, मशीनरी है, उसका वो प्रयोग नहीं कर सकते। तो इन कुछ कंडीशंस के ऊपर केजरीवाल जी को 1 जून तक की जो है वो परमिशन इंटरिम बेल मिली है,
जो कि 2 जून को उनको वापस जाना है और 4 जून को जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 जून को लास्ट डे है, मतलब लास्ट फेज जो है 7th फेज वो 1 जून को उसकी वोटिंग है। तो वोटिंग के बाद जब कोर्ट में उनकी तरफ से बोला गया कि उनको आगे तक की दी जाए, तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वोटिंग हो गई, अब तो काउंटिंग होगी, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वोटिंग तक ही तो चाहिए आपको परमिशन। तो कुछ ये जो पूरे दिल्ली के अंदर जो है ये पॉलिटिक्स काफी जो है वो चर्चा में रही। इसके अलावा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आई है, एक रिपोर्ट जारी हुई है EAC-PM, ये जो है एक सर्वे एनालिसिस है अबाउट द डेमोग्राफी और पॉपुलेशन चेंज। इसके लिए मैं आपका एक शॉर्ट वीडियो एक अलग से बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो मैं आपको इसमें जो एक छोटा सा बता देती हूँ पॉइंट, जो कि इस बार इलेक्शन से पहले भी ये चीज आ गई थी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसमें बताया गया कि हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वो 1950 से लेके 2015 में 7% से ज्यादा डिक्रीज हो गई है, यानी डेमोग्राफी बदल रही है इतने सालों में इंडिया की। और मुस्लिम्स की जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा रही 14% के राउंड में। और इसमें सिखों की भी जो है, सिख कम्युनिटी की जो है उनकी भी पॉजिटिव है, क्रिश्चियन जो पॉपुलेशन है उनकी भी पॉजिटिव है। अब इसमें जो है पारसीज और जैनीज इनकी भी कम हुई है, और हिंदूज की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो ड्रास्टिक डिक्लाइन है। तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगी, इसका डाटा शेयर कर दूंगी मैं आपके साथ में, जो आगे आने वाले एग्जाम्स में और अवेयरनेस में काफी जरूरी है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स जो है इन सब मैटर्स के आसपास में घूमती है। सो यू कैन नॉट सेपरेट दीज टॉपिक्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स। सो तब तक जो है आप ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। एंड मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको अगले फेज की वोटिंग के बारे में भी जो है एक छोटा सा एनालिसिस जरूर बनाऊंगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ तो उसको कवर भी करेंगे, और इस रिपोर्ट के ऊपर जो ये आई है इसके ऊपर मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो जरूर बना दूंगी, जिससे कि डाटा शेयरिंग हो जाए और आप इस डाटा को जो है रिकॉल कर सकें जब भी आप कोई डिबेट करें या फिर कोई रीजनिंग या कोई तर्क देना हो अपनी किसी भी डिस्कशन के अंदर वाइल राइटिंग योर आंसर्स। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, मुझे आज्ञा दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपका सपोर्ट रहेगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। मिलती हूँ अगली बार।